डच गुलाब की खेती करके प्रदेश के कई किसान माला माल हो रहे हैं, क्योंकि बाजार में इसकी मांग बहुत होती है और दाम भी अच्छा मिल जाता है। अगर आप भी डच गुलाब की खेती करने जा रहे हैं तो किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर इसकी खेती करें, इस बारे में जानकारी दे रही है कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर की बागवानी विशेषज्ञ संचिता घोष। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो गुलाब के संरक्षित खेती होता है, जो किसान भाई लोग करते हैं, उसके बारे में। तो पहले हम लोग जो देखेंगे कि किस मिट्टी में ये गुलाब अच्छा होता है। दोमट मिट्टी सबसे इसके लिए अच्छा होता है लगाने के लिए। और हम लोग जो लगाते हैं ख़ास तरह से जो तना कटिंग्स जो होता है, तना जो होता है उससे लगाते हैं और बडिंग से भी लगाते हैं। तो हम लोग को देखना चाहेगा कि तना जो होता है कटिंग्स वो लंबाई में 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें दो से 3 गांठें भी होना चाहिए। और उसको हम लोग फिर पाउडर फॉर्म में मार्केट में आता है रूटेक्स बोल के, उसमें थोड़ा सा वो जो कट करने के बाद थोड़ा सा उसमें डिप करके फिर हम लोग लगाएंगे। फिर जब जड़ पकड़ लेगा, वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद वो हम लोग वहाँ पे पॉली हाउस में पहले तो बेड प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। पॉली हाउस आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जलवायु के अनुसार इनका आकार व आवश्यक चीजें चुन ली जाती हैं। अधिकतर पैड और फैन वाले पॉली हाउस गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें तापमान को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। गुलाब की खेती से लाभ लेने के लिए बाजार की मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन कर खेती करनी चाहिए, जो कि विभिन्न रंगों की होती है। गुलाब की लाल रंग की प्रजातियाँ फर्स्ट रेड, ग्रांड गाला, कैरामिथा, बैंडी, एस्केडा रेफिला। गुलाबी रंग की प्रजातियों में कीस, मेलाडी, सोनिया, विवाल्डी, प्रोफिटा। नारंगी रंग की प्रजातियों में लैम्बार्ड, नोबलेस, क्रीम। पीले रंग की प्रजातियों में गोल्डन टाइम, आल समीर गोल्ड, टेक्सास, पोपिलोन। किसान भाइयों, आप इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। तो जो बेड प्रिपेयर करने के लिए पहले उसमें हम लोग बेड की जो लंबाई होगी वो आवश्यकता अनुसार होगा, और जो 1 मीटर चौड़ाई होगी और वो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, उसको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मिट्टी की तैयारी अच्छे से करना होगा, तभी जाके अच्छे से फूल मिल सकता है हमको। इसके लिए ये मिट्टी को पहले जो कंपोस्ट होता है वो 20 से 30 केजी होना चाहिए, और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है वो 30:30:40 अनुपात में मिलाया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में। फिर नाइट्रोजन एक बार और जो 40 ग्राम होगा उसको फिर से 2 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग लगाएंगे। किसान भाइयों, पौधे अधिकतर बगैर मिट्टी के होते हैं और उनको लगाते समय पौधे की जड़ें फैलाकर पौधे लगाने चाहिए। जड़ें एक जगह इकट्ठी होने पर पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। पौधों को लगाते समय जड़ों की चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे जड़ों के पास हवा न रह जाए। गुलाब के अधिकतर कलम किए पौधे लगाए जाते हैं। इसमें पौधे की कलम की जगह हमेशा मिट्टी की सतह के ऊपर रहनी चाहिए। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों को पानी दें या पौधों के ऊपर पानी छिड़काव करें। और जो होता है मल्टीप्लेक्स भी 2 ml प्रति लीटर में मिला के उसको हम लोग अच्छे से स्प्रे करेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट का जो अच्छे से डेफिशिएंसी वगैरह होता है वो सब दूर हो जाते हैं और अच्छे हम लोग फूल पाएंगे। और इसमें जो गुलाब में जो सबसे मतलब मुख्य बीमारी है वो है डाईबैक। तो ये डाईबैक जो है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गुलाब की जो कटाई छटाई होता है उसके बाद उसके वो कट पोर्शन में हम लोग बोर्डेस मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ा सा पेस्ट बना के, तो फिर उसमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हम लोग ब्लू कॉपर का जो होता है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जो डाईबैक है उससे बच पाएंगे। पौधों को लगाने के कुछ समय बाद पौधों की बढ़वार होने लगती है,
फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छे फूल उत्पादन और पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरुआती अवस्था में पौधों को निचली शाखाओं व बन रही कलियों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। पानी की मात्रा ग्रीन हाउस के तापक्रम, नमी तथा रोशनी के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए पानी की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। और सिंचाई जो होता है वो हम लोग 1 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो निकाई गुड़ाई होता है वो 10 मतलब लगाने के 10-12 दिन बाद कर सकते हैं। और ऐसे वैज्ञानिक पद्धतियों में अगर हम खेती करेंगे तो इसमें जो उपज होगा वो होगा 150 से 300 जो कटे पुष्प होता है पर मीटर स्क्वायर में पर ईयर में होता है। और इसको हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कटे पुष्प के अनुसार में या फिर गुलदस्ता में और पुष्प सज्जा में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको उपयोग करें और अच्छे से उपयोग। बिहार में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती की असीम संभावनाएं हैं। राज्य के कई किसान भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं और जैसा कि इसकी रोपाई हो चुकी है और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन ठीक ढंग से करना होगा तभी फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बेगूसराय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। तो स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार के जलवायु में काफ़ी अच्छी होती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने स्ट्रॉबेरी को लगाया हुआ है तो अभी उनके पौधे जो हैं वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की अब ग्रोथ लेकर इतने बड़े हो गए होंगे। लगभग उसमें 8 से 10 पत्ती की अवस्था आ गई होगी। और अच्छी वनस्पतिक वृद्धि के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो खेती की जाती है स्ट्रॉबेरी की वो मल्चिंग विधि से की जाती है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है। परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं। इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही ये खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य करती है। तो मल्चिंग शीट जो है उसमें किसी भी प्रकार का पानी का जमाव ना बना रहे, क्योंकि जिस वक्त आप सिंचाई करेंगे तो ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई पद्धति का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से जो पानी दिया जाना है उसकी मात्रा को आप तय कर लें, क्योंकि यदि पौधे के पास में हल्की नमी हो और जो मिट्टी है वो उसके आसपास के क्षेत्र का जो मिट्टी है उसमें भूमि में नमी हो तो उसका जो सिंचाई है वो उसको बंद कर दें। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपित पौधों से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। अभी के तापमान में जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि कुहासे के समय में उसके अगर जो खेत है उसके चारों तरफ में इस तरीके का वातावरण रखें कि कुहासे का प्रभाव पौधे पर कम आए। इसके लिए आप खेतों की मेड़ पर हल्का धुआं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुहासा जो है कुहासे का प्रभाव पौधे पे कम आता है। पाले या सर्दी से बचाव के लिए निम्न सुरंग यानी लो टनल पॉली हाउस तकनीक का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। दिसंबर से जनवरी माह में तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। इस समय खेत में लो टनल तकनीक का निर्माण खुले खेत में उगाई जाने वाली फसल को कम तापमान या पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। ये दूसरी संरचनाओं की अपेक्षा काफी कारगर एवं सस्ती तकनीक है। इसे तैयार करना काफी आसान होता है। लो टनल संरचना में हरित गृह जैसा ही वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लो टनल स्थापित करने के लिए अर्धचंद्राकार लोहे के तारों को 2 से 3 मीटर की दूरी पर स्थापित करते हैं और उसे पॉलिथीन से ढक देते हैं। यानी कि 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लगभग 60 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास की मात्रा उसको घोलकर घुलनशील अवस्था में दे दें, ताकि वो पानी के माध्यम से पौधों को प्राप्त होती रहे। इसके बाद उसके 1 महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में
पुनः नाइट्रोजन 250 ग्राम और फास्फोरस 160 ग्राम और इसके साथ ही साथ पोटाश जो है वो 600 ग्राम जो है उसको घोलकर पानी के साथ पौधे के लिए दे दें और ये मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होगी। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी के सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ कुछ ये भी देखने में आया है कि जब पौधा वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होता है तो उसमें काटने वाले कीड़े का प्रकोप हो जाता है जो पौधे की पत्ती को कई जगह जगह से काट देता है। तो ऐसी अवस्था में फ्लूबेंडियामाइड नामक एक दवा है। फ्लूबेंडियामाइड अगर इसको आप 25 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करेंगे तो ये समस्या पौधे में नहीं आएगी। पर्णजीवी थ्रिप्स ये सूक्ष्म आकार का हल्के पीले और भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूस कर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए इमिडोक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पौधे में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसको कि ब्लू कॉपर हाई कॉपर के नाम से बाजार में उपलब्ध है, तो ब्लू कॉपर जो है उसकी लगभग 1 ग्राम मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें ताकि किसी भी प्रकार के फफूंद का जो है इन्फेक्शन या प्रकोप पौधे में ना हो। स्ट्रॉबेरी की खेती करके जो कि एक विशेष तो फसल है और बहुत ही आकर्षक इसके फल होते हैं, इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। लगभग आज के समय में 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसका जो फल है उसकी बिक्री होती है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में बकरी पालन कर रहे किसानों के सामने काफी समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि बकरियां अधिक ठंड सहन नहीं कर पाती हैं, वही कई घातक रोगों की चपेट में आने लगती हैं। अगर किसान सही तरीके से इनकी देखरेख करें तो इस प्रकार की समस्याओं से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RK अस्थाना से। जाड़े के समय में बकरियों के प्रबंधन का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, खास करके बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बकरी के बच्चे होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं और जाड़े के समय में उनकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका मुख्य कारण है कि उनको जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, अधिक नमी होने के चलते, और चूँकि जो घर के बाड़े में जहाँ रखते हैं वहाँ अगर बढ़िया से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, हवा आने जाने की समस्या हो, तो वहाँ पर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहिए। बकरी के जो बच्चे होते हैं वो उनको जाड़े के समय में हमेशा ढक करके, खास करके रात में जब टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाता है, उस समय उनको ढक करके बोरे से कम उनको उड़ा करके रखना चाहिए ताकि उनको ठंड नहीं लगे। जाड़े के समय में जो नॉर्मल हम लोग जो खान पान बकरियों को या और अन्य पशुओं को देते हैं, उनसे कम 10 से 15% ज़्यादा उनको प्रोटीन और एनर्जी रिच, मतलब जो ऊर्जा युक्त भोजन है उसको अधिक देना चाहिए। भीड़
प्रोटीन से मतलब मतलब कहने का होता है जैसे दाल चुन्नी हो या खल्ली हो, इसकी मात्रा और साथ साथ जागरी यानी गुड़ की मात्रा निश्चित रूप से जो उनके भोजन में आप सम्मिलित कर रहे हैं उसको 10 से 15% अगर आप बढ़ा देते हैं तो इनके पूर्ण पोषण हो जाती है। और इनको जो जाड़े के मौसम में इनका जो हीट बॉडी को जनरेट करना, अधिक हीट जनरेट करना पड़ता है, तो इसके लिए इनको अतिरिक्त अगर हम भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये फिर हाइपोथर्मिया में चलेंगे जाएंगे जानवर और उनको ठंड लग जाएगी। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जानवर को रात के समय में खुले में न रखें। अगर जानवर को आप चरने भेजते हैं तो धूप जब निकल जाए उसी समय उनको चरने के लिए भेजें। बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें टोकरी से ढक कर रखें, बेडिंग उनका पूरा इस तरह से रखें, खास करके पुआल का बेडिंग दे दें ताकि जो मल मूत्र करते हैं तो इसके चलते जो नमी है वो नमी अत्यधिक न हो पाए उनके बाड़े में। और साथ साथ अगर आप जानवरों के लिए अगर अलाव की व्यवस्था करते हैं तो उसका ये ध्यान रखें कि उनको पशु के जगह जहाँ पर आप बांध रहे हैं वहाँ से थोड़ी दूर रखें ताकि किसी भी कंडीशन में ये संभावना ना हो कि आग लगने की संभावना ना हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए और इस तरह से प्रबंधन कर दिया जाएगा तो बकरियों को ठंड से हम लोग बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरौरा, जिला धनबाद के कृषक प्रवीण कुमार ने। यह पशुओं में होने वाले एफएमडी रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रवीण कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अपने राज्य में कृषि मुख्य मतलब आय का स्रोत है और कृषि के साथ साथ किसान भाई पशुपालन भी करते हैं। तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे से चोली दामन का साथ है। किसान भाइयों, गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग जिसे एफएमडी कहा जाता है होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है, साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं। ये विषाणु जनित रोग होता है, छूतदार रोग होता है, संक्रामक रोग है, एक दूसरे के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है और इसके अंदर जो क्रॉस ब्रीड होती है संकर नस्ल के उनमें और तेज़ी से फैलता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर जो ताप होता है वो 105 से 7 बहुत तेज़ हो जाता है, 105 से 7 डिग्री तक हो जाता है और मुंह से लार पड़ती है, खुरों के अंदर, मुंह के अंदर, इसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, जीभ के अंदर छाले हो जाते हैं और गादी के अंदर और मतलब थनों के ऊपर छाले पड़ जाते हैं और मुख इसके अंदर जो खुरों में छाले पड़ते हैं उससे लंगड़ाने लग जाता है। और सबसे बड़ा ये है कि इससे मृत्यु दर तो नहीं होती, इसमें मौत तो नहीं होती, लेकिन इसमें दूध एकदम से गिर जाता है तो पशु को बहुत आर्थिक नुकसान होता है इसका। तो इसके बचाव के लिए यही है कि प्रतिवर्ष से इसका एफएमडी का टीका लगवाए, इसके बीमारी के बचाव के लिए प्रतिवर्ष टीकाकरण करवाए और जैसे छाले पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए एक तो लाल दवा से जहाँ छाले पड़ जाते हैं उसको लाल दवा से साफ करें, कीड़े पड़ जाते हैं तो टर्पेंटाइन ऑयल से उसको वो लगाएं वहाँ पे। ये इसके बचाव का उपाय है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य झलकियां। गन्ने के साथ लगी अंतर्वर्तीय फसलों का प्रबंधन, प्याज की फसल का सही प्रबंधन कर बढ़ाएं उत्पादन, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18 अन्नदाता बिहार
@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।